अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। आई नो आप थैंक यू बहुत मैम। बिजी हैं और फिर भी आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। और सर आपसे सबसे पहले तो जो हम समझना चाहेंगे, एक तो मोदी जी की बड़ी पिक्चर्स आ रही हैं। मोदी जी जो है वो सफारी गए हैं और वहां पे जाके वो जो है हमने देखा कि एलिफेंट्स के साथ भी उनकी पिक्चर्स थी और कई इस किस्म का जो है क्या है सर, वो सबसे पहले के कोई कुछ प्रोमोट करने के लिए गए हैं, किसी चीज की प्रमोशन चल रही है, क्या क्या हो रही है? नहीं, आज जी देखिए, मोदी जी को वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है और उन्हें हम्म। फोटोग्राफी का शौक है, तो काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ्स को खींच लेते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा कैमरा भी है उनके पास। तो कई बार ऐसा जाते हैं। और आप ये जानते हो कि टाइगर रिजर्व गए थे अभी इंडिया में। जी। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जो शेरों की है वो इंडिया में, 1/3 ऑफ द टोटल टाइगर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया एज ऑन डेट। और इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ ये आबादी बढ़ी है। अभी तो हमारी दिक्कत ये है कि हम्म। टाइगर ज़्यादा जगह कम पड़ रही है, क्योंकि एक हम्म। टाइगर को इतना एरिया देना पड़ता है आपको। हम्म। और अभी हमने वो चीते भी लाए थे, उनमें भी उनका भी आई थिंक बच्चे बच्चे भी पैदा हुए हैं, तो वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो धीरे धीरे इंडिया में बहुत ट्रेजर्स है, वाइल्ड लाइफ हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, उनमें सफारियाँ होती है, बोटिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है, और हमारे यहाँ हम्म। कमी नहीं है इनकी पार्कों की कोई। तो एक एक ये वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, और साथ ही के साथ एक जो कल्चरल वैल्यू है और जो टूरिस्ट वैल्यू है वो भी बहुत है। हम्म। क्योंकि आप जाएंगे तो अंदर बहुत से आपको जो आदिवासी लोग रहते हैं इनमें जंगलों के अंदर, तो एक वो अब भी रहते हैं। आपको एक हार्मनी ऑफ मैन विद नेचर देखने को मिलता है। तो मोदी जी का जाना है कि कहीं ना कहीं एक जागरूकता लाना है। हम्म। और आप जानते हैं कि मोदी जी ने पहले भी अपील की थी कि भाई, कम से कम आपको जहाँ दुनिया में जाना चाहिए, अपने मुल्क में भी एक जगह, दो जगह, तीन जगह साल में ज़रूर जाइए। तो जितनी डाइवर्सिटी हमारे मुल्क में है, उतनी डाइवर्सिटी कहीं नहीं। आप देखिए, ऊपर बर्फ़ है और उसी दिन 3 घंटे अब में आप जहाज़ पकड़ लिए तो आप समुंदर में हैं। तो हम्म। कश्मीर, कन्याकुमारी, रेगिस्तान भी है, हम्म। यहाँ राजस्थान में भी रण ऑफ कच्छ है, झरना है, लेक है। सो वी हैव ऑल वैरायटी ऑफ दिस। कहीं ना कहीं इससे जो हमारे इन हाउस जगह है वो कहीं ना कहीं प्रमोट होती है और कहीं ना कहीं देखी जाती है। आपको मैं बता दूं, जैसे आई थिंक लास्ट ईयर इंडिया गॉट 6.9 मिलियन टूरिस्ट, करीब करीब 7 मिलियन टूरिस्ट आए थे जो अभी फाइनेंशियल ईयर गया हमारा, जो वन ऑफ द हाईएस्ट अब तक का। और अगर आप देखें, अभी हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म जो है काफ़ी बढ़ गया है। अब हम इंटरनेशनल टूरिस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं आपको जैसे काशी की बात बताता हूँ। जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वगैरह बना है, तो करीब करीब जहाँ तक मेरा नंबर याद है, 10 करोड़ लोग वहाँ जा चुके हैं। 10 करोड़। अभी काशी हम्म। विश्वनाथ इन इंडिया इज द बिजिएस्ट टूरिस्ट साइट। हम्म। अब कश्मीर का इस साल आप देखें, जो भी साल गया हमारा, 1.65 करोड़, गोवा 3.5 करोड़। और हमारे जो टूरिज्म है, ये इट इज़ नॉट जैसे श्रीलंका था, 4 बिलियन का रेवेन्यू था और केवल फॉरेन टूरिस्ट पे डिपेंडेंट थे। या थाईलैंड का सबसे ज़्यादा टूरिज्म है दुनिया में, आई थिंक दे गेट अराउंड $65 बिलियन से रेवेन्यू, पर वो मोस्टली फॉरेन टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। हमारा जो टूरिज्म है, ये 80-80-20 वाली बात है। 80% 90% हमारा इन हाउस होता है, 20% 10% बाहर से आता है। तो ये जो मोदी जी करते हैं, अपनी जगहों पे प्रमोट करना, अपनी जगहों को देखना। एक टाइम था कि यहाँ लोग सिंगापुर, दुबई और यही सब मतलब जानते थे। अब हमारे मुल्क में, हमारे देश में इतना देखने को कुछ है जो अफोर्डेबल भी है, सस्ता भी, इकोनॉमी को भी मैच हेल्प करता है। और लॉन्ग रन में, आरजी हमने बात की थी, लॉन्ग रन में आई थिंक फ्यू इयर्स डाउन द लाइन इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री विल बी $1 ट्रिलियन। कुछ है तो इसको प्रमोट करना, ये मोदी जी और उनका कुछ शौक भी है, कुछ प्रमोशन भी है, कुछ मैसेजिंग भी दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मैंने अपने रिश्तेदारी में, अपने यारों दोस्तों में काफ़ी लोग देखा है कि जिनको वो आर डिस्कवरिंग इंडिया नाउ। हम्म। उन्हें ये नहीं पता था ये भी इंडिया में होता है, ये भी वो, आप मतलब ना, आप बिल्कुल। इंडिया को हम्म। डिस्कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये भी है यहाँ पे, ये भी है यहाँ पे। आप दिल्ली के आसपास देखिए, 4-5 नेशनल पार्क है, पाँच हम्म। 5-7 टाइगर रिजर्व है। पर अगर आप पूछेंगे तो बोलेंगे दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है। तो हम्म। ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये अब आप ये चीज़ों की तरफ ध्यान लाना, लोगों को आकर लोगों का ध्यान वहाँ ले जाना और दिखाना, तो कहीं ना कहीं इसमें टूरिज्म का भी प्रमोशन है, कंट्री के कल्चर का भी, नेचुरल रिसोर्सेज का भी, इकोनॉमी का, सबका कल्चर प्रमोशन है। और अच्छी बात है कि भारत का पैसा भारत में ही नहीं, भारत के काम है, वो तो और भी अच्छी बात है।
जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर वही मैं देख रही थी कि बड़ा अच्छा लगा, और ख्याल नहीं था लोगों का कि इस तरफ भी जो है किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है उस तरह से, उनकी पिक्चर्स जो आ रही थी वो बड़े जबरदस्त किस्म की थी। लेकिन यही है कि अभी तक हैं ऐसी जगहें हिंदुस्तान में, अभी भी उन्होंने मतलब आप लोगों ने उसको जो है वो महफूज करके रखा हुआ है कि अभी भी लोग जो हैं वो एक वाइल्ड लाइफ जो है वो देख सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं, खासतौर पे नई जनरेशन। हमारे यहाँ तो काफी कम हो गया है, बिकॉज जाहिर है वो हाउसिंग स्कीम्स और ये वो करके दरख वरख काट के उन्होंने सब बराबर कर दिया, थोड़ा बहुत बहरहाल रह गया, लेकिन बहरहाल काफी अच्छी चीज थी। और सर साथ साथ हम बात अगर करें अमित शाह साहब की, तो उन्होंने अभी चाइना को, आपकी फेवरेट कंट्री सर, आपकी सबसे फेवरेट कंट्री चाइना, उसको एक बार फिर उन्होंने जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि जी 1 इंच ले नहीं सकते और इस किस्म की बात की है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा से चाइना के साथ इस तरह से बात की जा रही। लेकिन सर साथ साथ बीच में एक क्लैश और चला था आप लोगों का, एक दो दिन, 2-3 दिन पहले की बात है कि वो जर्नलिस्ट को लेकर चाइना और हिंदुस्तान के कोई वीजा का इशू भी बन गया था। लेकिन अभी अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं? देखिए आरजू जी, ये आज की देखिए हो क्या रहा है। एक आपके यहाँ हमारे यहाँ कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम्म। ये जो चाइना है खसियानी बिल्ली हो चुकी है, खंबा नोच रही है आजकल और अपने नाखून खराब कर रही है। मैं बताऊं क्यों आपको। देखिए, अब आपके घर के बाहर मैं अपनी नेम प्लेट लगा दूं तो मेरा हो जाएगा क्या? या अपने घर के बाहर आपकी नेम प्लेट लगा दूं तो आपको थोड़ी ना हो जाएगा। हम्म। अब चाइना क्या कर रहा है, देखिए अरुणाचल में 50 डैम बन रहे हैं, छोटे डैम। ठीक। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है, अरुणाचल में हम और एक्स्ट्रा मतलब मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की पहली किरण गिरे, तब उस जमाने में, आज से हजारों साल पहले, ये इंडिया का पार्ट था। और इसका हमारे टेक्स्ट में जो हजारों साल पुरानी है उनमें भी इसका वर्णन है। तीसरी बात, अरुणाचल में हम एक इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। पावर प्लांट बनाएंगे 15 से 20 बिलियन डॉलर तक। एक टाइम यहाँ ऐसा था कि यहाँ पे अरुणाचल में अगर कोई पूरे नॉर्थ ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट बनाना हो तो कांग्रेस के टाइम में वो कहते थे, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश साहब, वो कहते थे मनमोहन सिंह जी को यहाँ ना बनाए, चाइना नाराज हो जाएगा। वहाँ रोड्स नहीं बनाई। ए के एंथनी साहब कहते थे बिल्डिंग नो रोड्स इज द ओनली डिफरेंस टू चाइना। वहाँ हमने आर्म्स डिप्लॉय नहीं किए, कुछ नहीं किया हमने। और अब अब वहाँ नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल तक रेलवे और एयरपोर्ट लिंक बन रहा है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी जीता है, जबकि इट इज नॉट हिंदू डोमिनेटेड, क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। मैक्सिमम स्टेटों में बीजेपी जीत रहा है एंड इट इज क्रिश्चियन डोमिनेटेड। नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्म कर रहा है। और अगर आप ये हमारा बॉर्डर देखें चाइना, ये पूरा बॉर्डर जो एलएसी का, हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम नया मशीनरी आई है, आर्टिलरी गन्स आए हैं, लाइट मशीन गन्स आए हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट आया, सेंसिंग सिस्टम्स आए हैं, और बैटल टैंक्स डिप्लॉय हो गई है, मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय हो गए। हमने वो परले मिसाइल भी अलॉन्ग चाइनीज बॉर्डर डिप्लॉय किया, S-400 भी लगा दिया। तो लोगों को लाना मेन स्ट्रीम में, कल्चरली कनेक्ट करना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, 50 छोटे छोटे डैम बन रहे हैं। उससे क्या होगा, अरुणाचल विल बी पावर सरप्लस। अरुणाचल ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट पूरा पावर सरप्लस होगा। नॉर्थ ईस्ट हमारा कल्चर, ऑर्गेनिक खेती का जड़ बन गया। और आपने हमने बात की थी, वहाँ से एक हमने एक्सेस दिया है चिटागोंग पोर्ट को, ताकि अब उन्हें वो कलकत्ता, वो गुवाहाटी से कलकत्ता लाने का सामान जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम लगता है। अब वो डायरेक्ट चिटागोंग से भी दे सकते हैं। तो दैट इज फास्टर। वो रोड हो गया, चिटागोंग पोर्ट का एक्सेस मिल गया, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, आईआईटी खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट हुई है मोदी जी के अंडर, वो जो एलिनेशन था, एक टाइम था कि नॉर्थ ईस्ट एलिनेटेड है, कुछ अलग सी है। और मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूँगा, हमारे एक बहुत भद्दा सा वर्ड इन नॉर्थ ईस्ट के लोग के लिए यूज किया जाता था, विच आई डोंट इवन वांट टू रिपीट, कि कुछ लोगों ने चलाया था। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट का, आपने भी G20 का आपने वो देखा होगा, एक बड़ा फेमस हिंदी का गाना, उसकी जो डीजे है वो नॉर्थ ईस्ट से और हिंदी में गाना गाना है। तो नॉर्थ ईस्ट को जो मेन स्ट्रीम में लाया, उनको जोड़ा, उनको इकोनॉमिकली खड़ा किया, वहाँ सेंटर की स्कीम्स पहुंचाई, ये काम किया मोदी जी ने। अब चाइना को जितनी जितनी वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जितनी जितनी तरक्की हो रही है, अब आज अमित शाह साहब गए थे, तो एक है कि भाई वहाँ हम विशेष VVP, एक हम चेन ऑफ विलेजेस बना रहे हैं, जिसमें करीब आरजू जी 4,800 करोड़ का खर्चा आएगा। और ये करीब 2,000 विलेज आइडेंटिफाई किए अलॉन्ग द एलएसी। और उसमें से प्रायोरिटी में से 665 विलेज अलॉट किए, जिसमें से 455
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर 455 विलेज आर इन अरुणाचल। इनमें रोड, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर इसको बनाना है ताकि ये कल को जो विलेजेस है ये लॉन्ग रन में हमारे मल्टीपर्पज काम आ सकते हैं। दे कैन बी फॉर सिविलियन यूजेस एंड दे कैन बी आल्सो फॉर मिलिट्री यूजेस, क्योंकि चाइना भी अपने तरफ से ऐसा कुछ कर चुका है, तो वी हैव आल्सो रेसिप्रोकेटिंग दैट एंड डूइंग दैट। तो आज जिस जगह पे थे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अमित शाह जी, विभूति या कुछ जगह थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट, वो केवल 15 किलोमीटर दूर है LAC से, 15 किलोमीटर दूर, और जो भूटान का ट्रांजैक्शन है उससे 30 किलोमीटर दूर है। तो ये बिल्कुल मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का अंदर की जगह, ऑलमोस्ट अ बॉर्डर मान लीजिए 15 किलोमीटर दूर है LAC, वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो पीछे G20 की एक डेलीगेशन, G20 की एक मीटिंग हमने ईटानगर में रखी थी, उसमें चाइना नहीं है, और उसने क्या कर दिया, नामकरण शुरू कर दिया। अब मैं इन चीनियों से पूछूं, भाई 75 साल बाद नामकरण याद आया? 75 साल तक क्या सो रहे थे? और किसका नाम दिया? 2 रिवर का जो है नहीं, किसी डाल का किसी पहाड़ का नाम दिया, इमेजिनरी नाम दे दिए। तो ये इमेजिनरी नाम देने से अगर कब्जा बनता तो मैं तो दुनिया भर के सारे नाम दे दूं, आप भी बैठ के सारे नाम दे दे। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रहा है। देखिए, मिलिट्रीली कुछ नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिकली कुछ नहीं कर पा रहे, कल्चरली कुछ नहीं पा रहे। उन्हें लगता था नॉर्थ ईस्ट का एलिनेशन हो जाएगा और हमारे लिए काम आसान हो गया। मिलिट्री इतनी डेवलप हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया, इकोनॉमी के ऑप्शंस खुल गए, टूरिज्म के ऑप्शंस खुल गए हैं। और अब अमित शाह जी अरुणाचल के अंदर बिल्कुल जो लास्ट मान लीजिए हमारा पोस्ट है या वो है, करीब वहां से जाके कहते हैं इंडिया, अरुणाचल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और किसी की औकात नहीं है कि हमसे 1 इंच जमीन ले ले। ये मैसेज सीधा सीधा चाइना को था, और ये मैसेज किसी के लिए था नहीं। अब चाइना फिर बौखलाया, चाइना का स्टेटमेंट आया जी कि ये अमित शाह जी वहाँ क्यों गए? हमने बोला कि तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? क्या हमारी जमीन है, जहाँ मर्जी जाएंगे। यार तुम तो ये चीनी तो ऐसे, तो व्लादिवोस्टोक पोर्ट है, वो कहते हैं वो भी हमारा है। इनके 10 कंट्रियों से बॉर्डर मिलते हैं, 22 कंट्रियों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट। सही। अब वो तो है ना कि दद्दी मरहूम के सपने में आज क्या आया कि भाई सब, अगर सपने में कल को चिली आ गया, मैक्सिको आ गया, तो बोलेंगे वो भी हमारा है। लेकिन सर इससे टेंशन बढ़ नहीं गई सर, ये बात होने से? सॉरी आपकी बात कट गई, लेकिन ये बात जो अमित शाह जी ने कही, उससे टेंशन बढ़ेगी नहीं चाइना और आपके इंडिया के बीच में? नहीं, देखिए आरजू जी, अगर मैं आपके घर के बाहर अपनी तख्ती लगवाऊं, या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो उठा के आप वो तख्ती डस्टबिन में फेंकोगे। आप बोलूंगा कि आपके और मेरे बीच में टेंशन बढ़ जाएगी, तो उसका क्या करो? आपके घर के बाहर तो आपका नेम प्लेट होगा ना, मेरा थोड़ी ना होगा। अगर कोई हमारी जगह का नामकरण करेगा, मैं कहता 75 साल बाद वो जगेंगे कि ये जगह हमारी, नामकरण करना चाहिए। हमने रिब्यूट कर दिया। आज बापची साहब का स्टेटमेंट भी आया था, उन्होंने बोला भैया ये इमेजिनरी या इन्वेंटेड नाम रखने से कुछ होगा नहीं। और अमित शाह जी ने वहाँ कई सारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, टूरिज्म इंश्योरेंस है, रोड है, इंफ्रा है, डेवलपमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और तो हमने काफ़ी लोगों को वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए। स्कूल कॉलेजों का 5G कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीफोन कनेक्टिविटी, इस सबको बढ़ा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम करना है। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है हमारे मंत्री, उनका भी बड़ा रोल रहा है, और मोदी जी का तो विजन रहा। मोदी जी काफ़ी बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। और उसके अलावा जो पूरा LAC था, देखिए पहले चाइना ने गलवान से आने की कोशिश की, वहाँ पिटे, फिर उन्होंने तवांग से आने की कोशिश की, वहाँ बहुत पीटा, वो तो वीडियो तो सबने देखे। तो अब ये चाइना को दिन ब दिन अपॉर्चुनिटी विंडो क्लोज होती नजर आ रही है। और चाइना को क्या चाहिए? चाइना को चाहिए एक विन, कहीं भी एक पोस्ट, कोई जमीन ले ले, ताकि वो बोले हमने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया। कि यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसे चलती है, अपोजिशन पार्टी बोलेंगे मोदी जी आपके राज में चाइना ने जमीन खा ली। इसको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना के 24 का इलेक्शन लड़े, क्योंकि डेवलपमेंट के प्लान में तो उनके पास कुछ नहीं है। डेवलपमेंट की राजनीति वो कर नहीं सकते, जो मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया, वो तो 65 साल में नहीं कर पाए थे। अब कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी चीजें चाहिए। और एक और आपको एंगल बता दो, जो शी जिनपिंग है वो बहुत परेशान हो गया है। उसका दिन ब दिन जो ऑरा बना था वो डिप्लीट हो रहा है, और वो फेल हो रहा है अगेंस्ट इंडिया। इससे वो बौखलाया हुआ है। ही नीड्स अ विन अगेंस्ट इंडिया, चाहे 1 पोस्ट हो, 2 पोस्ट हो, 1 चौकी हो, ताकि वो मैच जीत रहा हूँ। क्योंकि दुनिया ये मान चुकी है आरजू जी, PLA वहां बैठ के मक्खियां मार रही है। PLA 2 साल से कुछ नहीं कर पा रही, 2.5 साल से। ऊपर जाते तो पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर लगा के जाना पड़ता उनको। बिल्कुल। तो वहाँ न उनके बस का रहना है, न उनके बस का लड़ना है, ये बात वाजे हो गई है। और आज हमारे होम मिनिस्टर कह चुके हैं, अमित शाह जी, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लद्दाख गए थे, उन्होंने 2 चीजें बोली थी, मुझे अभी याद है। ये कोरोना के आसपास की बात है। बोले देखो हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज, एक हाथ में फ्लूक बांसुरी है, विच टॉक्स अबाउट पीस,
पर दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। मानोगे तो मानो, नहीं तो सुदर्शन चक्र वाला ऑप्शन भी है। तो सही। अब ये जो बदला हुआ इंडिया है, ये जो नया इंडिया है, जो खड़ा हो रहा है, जो काम कर रहा है, देखिए पैंगोंग से तो हमने रोडें बना ली, पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बिल्डिंग, हम ऑल वेदर टनल्स बना रहे हैं। तो लद्दाख को हमने ऑल वेदर रोड से भी जोड़ने का काम हो रहा है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हमने और टनल्स बना रहे हैं, मनाली पे हमारी टनल बन रही है, जो जोजिला पे टनल बन रही है, वर्ल्ड एशियाज लार्जेस्ट टनल जो है वो हम बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, जब हर चीज से डेवलपमेंट हो रही है और G20 के समिट वहाँ हो रहे हैं, तो ये बेचारे चीनी घबरा गए, इन्होंने नामकरण किया। नामकरण किया तो MEE ने रिप्यूट कर दिया। आज उनका स्टेटमेंट, अगर अमित शाह जी वहाँ जाके भाषण दिया है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर लिया, करीब 5,000 करोड़ का प्रोग्राम है और करीब 2,000 विलेज कवर किए जाएंगे अराउंड द LAC, जिसमें से 400 कुछ 665 प्रायोरिटी में 455 विलेज उसमें से अरुणाचल में। अब ये जो चाइना को देख रहा है, देखिए चाइना का विंडो, अगर मैं आपसे पूछे आजू जी, चाइना के पास विंडो 24 तक का। जिस दिन बीजेपी 24 में जीत के आती है और मोदी जी आते हैं, उसके बाद कोई विंडो नहीं है। चाइना पूरी कोशिश करेगा कि इस दौरान कुछ ना कुछ कर ले, कोई छोटी मोटी जीत मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ की विरोधी पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो लपक लेंगे इस चीज को, इसको मुद्दा बनाएंगी। कभी यहाँ अंबानी अदानी मुद्दा बनता है, कभी यहाँ कुछ मुद्दा बनता है। अब नए नए मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं, और ये मान के चलिए आरजू जी, ये 24 तक ये 24 का इलेक्शन जब तक होता नहीं, फैसला नहीं होता, तब तक ये चलता रहेगा, ये चीजें चलती रहेंगी। पर इंडिया का स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, अमित शाह जी का जाना बिल्कुल सही था, वहाँ प्रोग्राम लॉन्च करना बिल्कुल सही है। हमारे वेदों पुराणों में जो हजारों साल पुराने हैं, जब तक अब चाइना, अब देखिए चीनियों की बात करें, सारे तो बुद्धिस्ट हैं। अब बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म इज आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म ही है ना, और तो कुछ है नहीं बुद्धिज्म। बुद्धा कौन थे? सिद्धार्थ। वो कौन थे? हिंदू ही थे ना। बुद्धा भी वाज बोर्न एज ए हिंदू, राइट। बुद्धिज्म और सिखिज्म आर आउटशूट्स ऑफ हिंदुइज्म ओनली। ये कोई इब्राहिमिक रिलीजन तो है नहीं। तो उनको जितना भारत बढ़ रहा है, तो आरजू जी इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कल को लोग इसमें ज्यादा घुस गए तो क्या करेंगे। अब ये सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स ड्रामा के लिए ये कहते हैं हमने इनका नाम बदल दिया, उनका नाम 4.5 साल पहले भी कुछ नाम बदले थे, पता नहीं बच्चों को क्या हुआ जिनका नाम बदला था। बिल्कुल, लेकिन सर मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि कई जगह पे चाइना और इंडिया साथ भी बैठ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया और कई दूसरी जो कह सकते हैं कि ग्रुप्स हैं, उसमें चाइना और इंडिया साथ साथ हैं। उसके बाद भी आपके ख्याल से ये इस किस्म की जो छोटी मोटी एक क्लैश चलती रहती है, इसकी क्या वजह है? ये क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा कि बिल्कुल पीसफुली दोनों कंट्रीज रहें? क्योंकि कई जगह साथ बैठे भी हैं, मुलाकातें भी हुई हैं लीडर्स की, वो भी हमने देखी थी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले। जी देखिए आरजू जी, चाइना को आप समझेंगे तो चाइना में दो विचित्र चीजें हैं। जो सरकार है वो कम्युनिस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग चली थी 10-11 दिन या हफ्ता, और वो नाटक देखा आपने? उसमें एक चीज आपको बताऊंगा, 200 लोग आए और बीजिंग के सेंट्रल हॉल में बैठ गए, सामने टेबल पे 10 बोरा बैठे थे। अब उसमें आपको 3 चीजें बड़ी अजीब मिलेंगी आपको, अगर आप वो वीडियो आज भी खोलें। वो जो 200 लोगों को बिठाया गया था, ठीक है जी, न किसी के पास टेलीफोन है, न किसी के पास कंप्यूटर, न किसी के पास माइक है। तो वो पूरे 7 दिन या 11 दिन ऐसे बैठे। मतलब जैसे सर्कस में बंदरों को लाइन से बिठाया जाता है, वैसे उनको बिठाया गया था। मुझे बताइए, ना टेलीफोन, ना माइक, ना कंप्यूटर, तो वो बस ऐसे बैठे रहे। तो वो क्या थे? वो तो मुझे लग रहा था वो एक्टर थे। उनको टाई वाई लगा के बताया गया। ये आपको चाइना की रियलिटी बताता है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट भी देखो, लोगों के पास माइक तो है, कंप्यूटर तो है, मॉनिटर तो है, ना उनके पास फोन है, ना कंप्यूटर है, ना माइक है। तो वो वहां कर क्या रहे थे? बस ऐसे फोटो खिंचवा रहे थे बेचारे। चाइना में पावर आती है कम्युनिज्म से, और जो प्रॉस्पेरिटी जितनी भी आई है वो आई है कैपिटलिज्म से। कम्युनिस्ट अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, अपने आप को कंट्रोल में दिखाने के लिए इनको ये तमाशे ड्रामे करने पड़ेंगे। क्योंकि चाइना के लोगों में मोदी जी को क्या कह रहे हैं? लेक्सिकॉन इमॉर्टल। कहते कि यार ऐसा आदमी तो 1000 साल में एक बार आता है जो ह्यूमैनिटी को बदलने रखने की शक्ति रखता है। कहने को दो मुल्क है, पर दोनों हॉस्टाइल कंट्री है। हमारी आज अमेरिका तारीफ करे, चलिए वो हमारा दोस्त है, फ्रांस तारीफ करे, हमारा दोस्त है। अगर आपके हॉस्टाइल या दुश्मन कंट्रियों का जनसाधारण, पॉलिटिशियन की मैं बात नहीं कर रहा, पॉलिटिशियन पॉलिटिकल ऊंच नीच देखता, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करता, अगर जनसाधारण कॉमन मैन ये कर रहा, देखिए हमारी दुश्मनी न पाकिस्तान के कॉमन आदमी से, न चाइना के कॉमन आदमी से।
सही। हमारी प्रॉब्लम सीसीपी और शी जिनपिंग से है। अगर आप हो चिंताओ को देखे और शी जिनपिंग को देखे, कंप्लीटली डिफरेंट लोग हैं ये, राइट? तो अगर वहां से तारीफें आ रही है, और अब मैं आपको तीसरी चीज बताऊं, आप जानते हो कि पाकिस्तान इज द 5th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान, ठीक। इंडिया और चाइना कहने को 3 नाम है, एक उंगलियों पे गिन लिए मैंने 3 नाम, पर आरजू जी इसमें जादू है। इन 3 नामों में दुनिया की 45% आबादी भी तो है। ठीक। अगर दुनिया की 45% आबादी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई इमॉर्टल कहता, कोई कहता पाकिस्तान को मोदी दे दो, और हम तो खैर कहते ही कहते हैं, तो अब ये जो चीज हो रही है, चाइना का अपॉर्चुनिटी विंडो क्लोज हो रहा है। जो अपॉर्चुनिटी विंडो चाइना के पास 2014 में था, वो 2024 में हो ही नहीं सकता। जितना ठीक। चाइना को स्क्वीज कर रहे हो और फ्रेंडली ऑफशोरिंग हो रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल। हमारे अरुणाचल में यूरेनियम की माइने भी है, और हम चीजें ढूंढ रहे हैं। हमारे लिथियम मिला, अभी रेयर अर्थ मेटल्स मिले आंध्रा में, मुझे पता नहीं करीब 14 मिले, 16-17 होते, यहाँ अभी चाइना से इम्पोर्ट करते थे, शायद इसकी जरूरत ना पड़े। उड़ीसा में हमारी 2 गोल्ड की खदानें मिली है, बड़ी खदानें, और सही। लिथियम तो हमें मिला ही है। लिथियम अब हमारा कुछ अरुणाचल में भी से हम ऑलरेडी कुछ माइनिंग कर रहे हैं, तो ये लिथियम तो अरुणाचल में, और फ्रेश वाटर सोर्सेज है, फ्रेश वाटर का भी सोर्स है। अब जी। चाइना की जितनी ये विंडो बंद होती जा रही है आरजू जी, उतना वो नाटक, नौटंकी और ड्रामा कर रहा है डोमेस्टिक कंपल्सन के लिए। मैंने कहा ना, मैं कल को बोलूं इस्लामाबाद के श्रीहरिनगर बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। इस्लामाबाद का नहीं। नाम मैं प्रयागराज रख दूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। इस्लामाबाद है, प्रयागराज है। ट्रू। तो आप अपनी जगहों का नाम बदले तो समझ आता है भाई। पड़ोसी के पोतों का नामकरण करने के लिए किसने बोला आपको? यार, वो उनके घर वाले हैं, वो कर लेंगे, आप परेशान न हो। बट आपकी फ्रस्ट्रेशन को ये दर्शाता है। दिस टॉक्स अबाउट हाउ हेल्पलेस एंड हाउ स्क्वीज चाइना इज। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि कुछ घबराहट, वो जो इमरान खान कहते हैं, आपने घबराना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है चाइना थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आरजू जी, चाइना घबराया हुआ तो पाकिस्तान में भी तो लोग घबराएंगे। दिल दिल ऑब्वियसली से दिल सर, जुड़े ना। ऐसा ही है सर, यहाँ पर ऐसा ही है, अभी फिलहाल ऐसा ही है, जब तक हम उनसे फंड ले रहे हैं तब तक इसी यही चलेगा सर। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार सर।